हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू पाथफाइंडर्स एकेडमी फॉर CAPF। आप सभी को जैसे पता है कि हमने एक नया कोर्स लॉन्च किया है जिसका नाम है फास्ट ट्रैक कोर्स, जिसमें हम अभी हिस्ट्री सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं फॉर CAPF। ओके, सो ब्रीफ इंफॉर्मेशन अबाउट आवर एकेडमी। द 2018 was the glorious year for our academy. At that year, there were 120 selections from our academy in the CAPF services. This is about our mentor's photo. Our mentor is a Dr. Prashant Jagtap sir. He is a ex-assistant commandant CISF. About him, he is a passionate teacher, professional soldier and qualified doctor and psychologist. He is an MBBS MA psychology by qualification and pursuing MA security and defense laws from Nalsar University of Law. He is a author of 3 best-selling books for CAPF Assistant Commandant Preparation for McGraw-Hill Publications. He joined CISF in 2014 after cracking UPSC CAPF Assistant Commandant 2012 exam with All India rank 80. He has served in CISF for 5 years as Assistant Commandant. He has previously worked as medical officer on a class 1 rank with state of government of Maharashtra and as assistant lecturer in forensic medicine in RCSM Government Medical College, Kolhapur, Maharashtra. This is about me. My name is Utkarsh Tamboli. I am a tutor of history in Pathfinders Academy. I have experience of 2+ years in both forms, that is offline and online form of coaching, and I am preparing for the civil services with the history as an optional subject. आज हम चालू करते हैं जैनिज़्म एंड बुद्धिज़्म, उनका राइज कैसे हुआ। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था हाउ द वैदिक सोसाइटी, अर्ली वैदिक एंड लेटर वैदिक सोसाइटी, देयर पॉलिटी, देयर मटेरियल लाइफ टोटल, हाउ दे इवॉल्व इन अ पर्टिकुलर मैनर। तो वहाँ पे हमने एक पॉइंट देखा था जहाँ पे हमने टेक्स्ट देखे थे। तो टेक्स्ट में मैंने कहा था कि देयर वर राइज ऑफ उपनिषदास जो थे उनमें उस टाइम की नई नई आइडियाज़ लाइक ब्राह्मण, आत्मन, वो आइडियाज़ उनमें इन्वॉल्व होना, उनमें इंक्लूड होना चालू हो गया था। तो उसकी वजह से हुआ क्या, जो ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड वैदिक ट्रेडिशन और वैदिक रिलीजन था उसको एक नया चैलेंज मिलने लगा, एंड फ्रॉम दैट देयर वाज द राइज ऑफ रिएक्शन अगेंस्ट द वैदिक ट्रेडिशन। ओके, तो उसी वैदिक ट्रेडिशन के रिएक्शन के लिए जितने भी नए नए सेक्ट्स इवॉल्व हो रहे थे उस टाइम पे, उन्होंने मेजॉरिटी ऑफ द देम वाज यूजिंग द आइडियाज ऑफ द उपनिषदास टू चैलेंज द वैदिक प्रैक्टिस। तो यहाँ पे यू कैन सी इन दिस स्लाइड देयर वर ओरिजिनली 62 रिलीजियस सेक्ट्स। उस टाइम पे देयर वर 62 डिफरेंट रिलीजियस सेक्ट्स। ओके, तो रिएक्शन अगेंस्ट व्हाट, किसके अगेंस्ट रिएक्शन हुआ था? सबसे पहला वर्ना सिस्टम। हमने लास्ट के लेक्चर में देखा था कि वर्ना सिस्टम जो था वो लेटर वैदिक फेज जो थी उसमें बहुत ही ज़्यादा रिजिड हो गया था। उसकी वजह से हुआ क्या, जो कॉमन पीपल थे उस टाइम पे उनके लिए ये एक प्रॉब्लमेटिक हुआ था इन देयर डे टू डे लाइफ। तो उसकी वजह से जो उस टाइम के कॉमन पीपल्स थे वो अलग ऑप्शंस के लिए सर्च करने लगे थे, एंड दीज 62 रिलीजियस सेक्ट्स प्रोवाइडेड द ऑप्शंस फॉर देम। अब ये जो 62 रिलीजियस सेक्ट्स थे इनमें से 3 को हम प्रोमिनेंटली जानते, क्यों? क्योंकि ये 3 सेक्ट्स ही सबसे ज़्यादा ऊपर आए थे। तो इसमें सबसे पहला जो सेक्ट था वो था जैनिज्म, देन बुद्धिज्म और लास्ट में था अजीवकाज। ओके, तो फॉर द फर्स्ट टाइम देयर वाज द रिएक्शन अगेंस्ट द वर्ना सिस्टम, देन फॉर द सेकंड टाइम देयर वाज द रिएक्शन अगेंस्ट द रिचुअल्स। हुआ क्या था, हमने अर्ली वैदिक फेज में देखा था जो भी रिचुअल्स होते थे वो एकदम सिंपल होते थे, एंड दोज वर द पब्लिक रिचुअल्स, नॉट प्राइवेट रिचुअल्स। ओके, वो प्राइवेट रिचुअल्स नहीं थे, वो पब्लिक रिचुअल्स थे। पर लेटर वैदिक फेज में क्या हुआ था, प्राइवेटाइजेशन चालू हो गया था रिचुअल्स का। वाई? बिकॉज ड्यू टू इंक्रीज इन द वेल्थ उस टाइम पे इंक्रीज हो रही थी। उसके बाद रिएक्शन अगेंस्ट द प्रिविलेज क्लास। अब वर्ना सिस्टम जो था उसमें 4 वर्नास थे, उसमें से 3 वर्ना, अपर 3 वर्नाज वर द मेनली सुपेरियर, और उनमें भी अपर 2 वर्नाज जो होते थे यानी कि ब्राह्मण एंड क्षत्रियाज, दे वर कंसिडर्ड एज अ प्रिविलेज क्लास।
तो ये प्रिविलेज क्लास जो था उसका डोमिनेशन सोसाइटी में उस टाइम पे बहुत हाई हो चुका था. तो टू रिड्यूस देयर डोमिनियन फ्रॉम द सोसाइटी there was the reaction against the privileged class at that time. So these were the three important causes against which there was the reaction. Okay, तो उस टाइम पे जो सोसाइटी थी या फिर मटेरियलिस्टिक लाइफ थी उसमें 3 इंपॉर्टेंट चेंजेस हुए थे. सबसे पहला चेंज हमने लेटर वैदिक फेज में देखा था कि देयर वाज द इन्वेंशन ऑफ द आयरन. आयरन का इन्वेंशन हुआ था अराउंड 1000 BC में, और 800 BC आते आते ये जो यूज ऑफ आयरन था ये कॉमन हो चुका था. और इसकी वजह से हुआ क्या, देयर वाज द राइज इन इकोनॉमी. इकोनॉमी में राइज हुआ. कैसे राइज हुआ, आयरन के टूल्स यूज करने की वजह से देयर वाज द इजीनेस इन द एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर जो था वो एकदम ईजी हो गया, और उसकी वजह से हुआ क्या, देयर वाज द एक्सटेंसिव लैंड अवेलेबल फॉर द एग्रीकल्चर. और जितना ज़्यादा एग्रीकल्चर बढ़ा उतनी ज़्यादा उनकी इकोनॉमी बढ़ी. ओके, देन सेकंड वाज द पैडी ट्रांसप्लांटेशन. उस टाइम पे जो पैडी नाम का एक क्रॉप होता है उसका ट्रांसप्लांटेशन जो था इसकी टेक्निक इवॉल्व हुई थी. अर्लियर क्या होता था, जो भी क्रॉप जिस एरिया में आता था उसको वहीं पे ग्रो किया जाता था. पर पैडी का स्पेशलिटी ये था कि पैडी को एक जगह से दूसरे जगह पे भी ट्रांसप्लांट किया जा सकता था. इसकी वजह से हुआ क्या, ह्यूमन के सेटलमेंट जो थे उनमें भी इंक्रीज हुआ था. ओके, और इसका डायरेक्टली बाद में रिजल्ट हुआ था राइज इन अर्बनाइजेशन. अर्बनाइजेशन का भी लेटर राइज हुआ था. उसके बाद पंच मार्क कॉइन्स. यहाँ पे यू कैन सी द इमेज ऑफ द पंच मार्क कॉइन. मतलब ये ऐसे कॉइन्स थे जिन पे पंच किया जाता था मार्किंग का. देयर वर वेरियस शेप्स. यहाँ पे आप शेप देख सकते हैं. तो ये जो शेप्स होते थे इनको पंच किया जाता था उन कॉइन्स पे. यानी कि जब ये कॉइन्स हीट होते थे तो हीट होने के बाद मेटल सॉफ्ट होता है, तो उस सॉफ्टनेस में इस पे पंच किए जाते थे. ओके, सो देयर वाज द राइज ऑफ पंच मार्क कॉइन्स. तो इसकी वजह से हुआ क्या, ये जो कॉइन्स थे इसकी वजह से ट्रांजैक्शन करना जो था वो इजी हुआ था. इससे पहले क्या था, देयर वाज द बार्टर सिस्टम. बार्टर सिस्टम में एक्सचेंज ऑफ द गुड्स होता है, पर ये प्रॉब्लमेटिक होता है क्योंकि दोनों भी साइड में इक्वल डिमांड होनी चाहिए उतने ही गुड्स की. पर कॉइन्स की वजह से हुआ क्या, जो डिमांड थी वो डिमांड कंटिन्यूसली फुलफिल होने लगी और ईजी वे में फुलफिल होने लगी. इसकी वजह से फिर से इनडायरेक्टली देयर वाज द हेल्प टू राइज द इकोनॉमी. ओके, इनडायरेक्टली इसमें भी इकोनॉमी राइज होने में हेल्प हुआ था. और ये तीनों चीज़ें थी, दीज वर द बेस फॉर द चेंज इन सोसाइटी एंड सोशल स्ट्रक्चर एट दैट टाइम. और ये चेंज इन सोसाइटी एंड सोशल स्ट्रक्चर जो है दिस वाज द बेस फॉर द राइज ऑफ जैनिज्म एंड बुद्धिज्म. ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं अभी. अब कॉजेस ऑफ राइज ऑफ जैनिज्म एंड बुद्धिज्म. यहाँ पे ये इमेज है जहाँ पे हम कॉजेस देख सकते हैं राइज ऑफ जैनिज्म एंड बुद्धिज्म. तो सबसे पहला कॉज रिएक्शन अगेंस्ट रिचुअलिज्म. जो हमने अभी लास्ट स्लाइड में देखा था कि देयर वाज द रिचुअल्स जो प्राइवेट हो चुके थे और जिसमें बहुत सारी वेल्थ भी लगती थी. सो देयर वाज द रिएक्शन अगेंस्ट रिचुअलिज्म. देन करप्शन इन द रिलीजन. होता क्या था, जो प्रिविलेज क्लास था उस टाइम पे उसके पास पूरी पावर एक्यूमुलेशन थी, तो वो उनके हिसाब से उनका प्रॉफिट देखते थे. सो देयर वाज द करप्शन इन रिलीजन. तो उसको चैलेंज करने के लिए भी देयर वाज द राइज ऑफ जैनिज्म एंड बुद्धिज्म. देन रिजिड कास्ट सिस्टम, ये भी हमने लास्ट स्लाइड में देखा था. देन डिफिकल्ट लैंग्वेज, ये सबसे कॉमन बेसिक पॉइंट था फॉर द रिएक्शन. होता क्या था, उस टाइम पे जो प्रिविलेज क्लास थे वो संस्कृत यूज करते थे, पर जो कॉमन पीपल थे उनको संस्कृत आती नहीं थी, तो वो जनरली अर्धमागधी या फिर प्राकृत लैंग्वेज जिसको कहा जाता है, प्राकृत लैंग्वेज उसका यूज करते थे. तो देयर वाज द डिफिकल्टी इन द रूलर्स एंड द कॉमन मासेस. तो उनमें एक अटैचमेंट नहीं बन पा रही थी. सो इसके खिलाफ भी देयर वाज अ रिएक्शन. ओके, उसके बाद पॉलिटिकल सिचुएशन. यहाँ पे क्या हुआ था, जो कॉमन पीपल्स थे ऑफ द 4 वर्नाज, उसमें से लास्ट के 2 वर्नाज जो थे उनको पॉलिटिकली एम्पावर नहीं होने दिया जा रहा था. अपर जो 2 वर्नाज थे वो कंटिन्यूसली डोमिनेट करते थे लास्ट वाले 2 वर्नाज पे. सो देयर वाज द पॉलिटिकल सिचुएशन विच वॉज नीडेड एट दैट टाइम टू चेंज. तो जो लास्ट के 2 वर्नाज है उन्होंने जो ऑप्शंस मिले थे अगेंस्ट द वैदिक ट्रेडिशन और द वैदिक रिलीजन, तो उनको चूज किया और पॉलिटिकल सिचुएशन को चेंज करना चालू कर दिया था.
एट द सेम टाइम देयर वॉज द राइज इन एग्रीकल्चर इकोनॉमी, जो हमने लास्ट स्लाइड में देखा था, ड्यू टू इन्वेशन ऑफ द आयरन। ये एग्रेरियन इकोनॉमी जो थी उस टाइम पे उसका पावरफुल राइज होना चालू हो गया था। ओके, अभी देखते हैं जैनिज्म। जब हम बात करते हैं बुद्धिज्म एंड जैनिज्म की, तो इन दोनों में जैनिज्म जो था ये पहले इवॉल्व हुआ था। ओके, ऐसा कहा जाता है कि जैनिज्म के जो ट्रेड्स होते हैं वो इंडस वैली सिविलाइजेशन तक माने जाते हैं। ओके, इंडस वैली सिविलाइजेशन तक माने जाते हैं। उसके बाद अभी देखते हैं द ब्रीफ इंफॉर्मेशन अबाउट द जैनिज्म। जैनिज्म के फर्स्ट तीर्थंकर थे, इनके जो मंक्स होते थे उनको तीर्थंकर कहा जाता था, जो एक काइंड ऑफ लीडर होते थे ऑफ द दैट सेक्ट। ओके, तीर्थंकर। तो पहले तीर्थंकर जो थे ही वॉज अ ऋषभ देवा, इनका बर्थ प्लेस है अयोध्या। उसके बाद 23rd सेकंड लास्ट, तो इनका नाम है पार्श्वनाथ। यहाँ पे मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखा है पार्श्वनाथ। इनका बर्थ प्लेस था वाराणसी। एंड थर्ड वॉज द महावीर, 24th लास्ट तीर्थंकर वॉज द महावीरा। तो महावीरा जो था इनका बर्थ हुआ था इन 540 BC। 540 BC में महावीरा का बर्थ हुआ था। कहाँ पे? कुंडाग्राम, वैशाली। द वैशाली वॉज द कैपिटल ऑफ द विज्जी महाजनपदा। जब हम महाजनपदा देखेंगे तो वहाँ पे एक महाजनपद आता है जिसका नाम है वज्जीज। तो वज्जीज का कैपिटल था वैशाली। एक्चुअली वज्जीज जो था इट वाज अ रिपब्लिक। ओके, जब हम महाजनपदास देखेंगे उनमें देखेंगे देयर वर 2 टाइप्स ऑफ द रूलिंग एट दैट टाइम, एक था मोनार्की और दूसरा था रिपब्लिक। ओके, उसके बाद उन्होंने उनका जो मटेरियलिस्टिक लाइफ थी यानी कि घर बार वगैरह वो सब छोड़ा था एट 30th ईयर, और उसके बाद 12 ईयर की उन्होंने साधना की थी। उसके बाद उनको कैवल्य प्राप्त हुआ था, इसी का दूसरा नाम है ज्ञान। और उन्होंने अपने जितने भी सेंसेस है जिनको हम पंचेंद्रिय बोलते हैं, 5 सेंसेस, उन पे कंट्रोल पा लिया था, और उसकी वजह से उन्हें जिनेंद्रिय भी कहा जाता है, जिन्होंने इंद्रियों को जीत लिया था। ओके, उनकी डेथ जो हुई थी वो हुई थी पावापुरी में, राजगीर। दिस वॉज द कैपिटल एट दैट टाइम ऑफ द महाजनपद ऑफ द मगधा। मगध नाम का महाजनपद था जिसकी कैपिटल थी राजगीर। ओके, उसके बाद प्लेसेस ऑफ लाइफ। जैनिज्म के जो लास्ट तीर्थंकर थे महावीरा, उन्होंने कौन से प्लेसेस पे उनकी विजिट दी थी? सबसे पहला था कोसला, उसके बाद मगधा, यहाँ पे आपको पता है कि पावापुर में तो डेथ हुआ था। ओके, उसके बाद मिथिला, देन चंपा, देन यहाँ पे है वैशाली। वैशाली यानी कि वज्जीज। ओके, उसके बाद 5 डॉक्ट्राइन्स ऑफ जैनिज्म। जैनिज्म के 5 डॉक्ट्राइन कौन से? नॉन वायलेंस, देन डू नॉट स्पीक लाई, देन डोंट स्टील, देन डोंट एक्वायर प्रॉपर्टी एंड ब्रह्मचर्य। अब इनमें ये जो स्टार्टिंग के 4 है, ऐसा कहा जाता है कि दीज वर प्रोक्लेम बाय द पार्श्वनाथा, और ये जो लास्ट वाला है ब्रह्मचर्य, दिस वॉज प्रोक्लेम बाय द महावीरा। ओके, पहले 4 बाय द पार्श्वनाथ, लास्ट वाला महावीरा। तो जैनिज्म का एम क्या था? व्हाट वाज द एम? द एम ऑफ द जैनिज्म वाज टू अटेन फ्रीडम फ्रॉम द वर्ल्डली बॉन्ड। जो भी वर्ल्डली बॉन्ड होते हैं उससे फ्रीडम पाना, ये उनका मेन एम था। देन दे रिकॉग्नाइज द गॉड बट लोअर देन जीना। दे रिकॉग्नाइज द गॉड, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। बुद्धिज्म ने गॉड को रिकॉग्नाइज ही नहीं किया था, पर जैनिज्म ने गॉड को रिकॉग्नाइज किया और उन्होंने कहा कि ही इज अ लोअर देन जीना। They also didn't condemn the वर्ना एंड रिचुअल्स। वर्ना और रिचुअल ये 2 चीज़ें जो कि मेनली वैदिक ट्रेडिशन से बिलोंग करती थी, इनको इन्होंने क्लियरली कंडेम नहीं किया ओपनली, जैसे कि बुद्धिज्म ने किया था। बुद्धिज्म ने डायरेक्ट इसको रिजेक्ट किया था। ओके, देन 3 ज्वेल्स ऑफ द लिबरेशन। ओके, इसको त्रिरत्नास भी कहा जाता है। सबसे पहला है राइट फेथ, सेकंड इज अ राइट नॉलेज, थर्ड इज अ राइट एक्शन। देन एक्सपांशन टू नॉन वैदिक सॉइल। हमने कल देखा था कि वैदिक रिलीजन जो था वो स्टार्टिंग में एस्टेब्लिश हुआ था सप्त सिंधु रीजन में, उसके बाद उसका एक्सपांशन हुआ था नॉर्थ गैंगेटिक प्लेन और साउथ एरियाज में। पर उस टाइम पे ये जो पार्ट था यानी कि बिहार, ओडिशा, आंध्रा का कोस्टल पार्ट और डेक्कन, तो ये वाला जो पार्ट था ये टोटली फ्री था फ्रॉम द वैदिक इन्फ्लुएंस। तो ये जो पूरा पार्ट था यहाँ पे बुद्धिज्म एंड जैनिज्म दोनों का एक्सपेंशन रैपिडली हुआ था एट दैट टाइम। ओके,
सो ये जो पॉइंट है इसका मीनिंग ये है कि एक्सपांशन टू नॉन वैदिक सॉइल, यानी कि ये जो नॉन वैदिक एरिया था यहाँ पे इसका एक्सपांशन हुआ था अलॉन्ग विद द बुद्धिज्म। जो जैना मोनेस्टिक ऑर्डर होती है उसको कहा जाता है बसादीज। देन आफ्टर 200 ईयर्स ऑफ द महावीराज डेथ देयर वाज द फर्स्ट जैना काउंसिल। कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ था ये? पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र में एट दैट टाइम पाटलिपुत्रा वाज द सेकंड कैपिटल ऑफ द मगधा। मगधा की वो सेकंड कैपिटल थी, तो वहाँ पे इसका ऑर्गेनाइजेशन हुआ था। देन व्हाट वाज द कंट्रीब्यूशन ऑफ द जैनिज्म? जैनिज्म का कंट्रीब्यूशन क्या है स्पेशली फॉर द सोसाइटी एंड स्पेशली इन द कंटेक्स्ट ऑफ द रिलीजन? तो जैनिज्म ने कंट्रीब्यूट किए 2 सेक्ट। सबसे पहला सेक्ट था भद्राबाहु के अंडर, सेकंड सेक्ट था स्थलाबाहु के अंडर। अब ये स्टोरी तो आपको पता होगी कि हुआ क्या था। मगधा में उस टाइम पे एक फेमाइन आया था, उसकी वजह से कुछ जो जैनामंग थे वो साउथ में आए थे और कुछ जैनामंग थे वो मगधा में ही रह गए थे। तो साउथ में जो लोग आए थे वो आए थे अंडर द लीडरशिप ऑफ द भद्राबाहु। तो साउथ में जो लोग आए थे भद्राबाहु के अंडर, तो ऑब्वियसली ऊपर भी एक लीडर तय होगा, तो उसका नाम था स्थलबाहु। तो ऊपर जो लोग थे वो वाइट क्लॉथ्स पहनते थे। अभी ऐसा भी कहा जाता है कि ड्यू टू फमाइन एंड बैड सोलर रेडिएशन वो वाइट क्लॉथ्स पहनने लगे। ओके, श्वेतांबर अगर आप देखोगे तो वो वाइट क्लॉथ्स में होते, पर जो दिगंबर थे, जो भद्राबाहु के साथ लोग गए थे, वो जो ओरिजिनल महावीरा ने जो कोड ऑफ कंडक्ट बोला था उसी कोड ऑफ कंडक्ट में रहने लगे। पर जब वो वापस आए तो उन्होंने देखा कि श्वेतांबर जो थे वो वाइट क्लॉथ पहन रहे थे, तो उसकी वजह से इन दोनों में दरार पड़ गई, फ्रैक्शन आ गया एंड जैनिज्म वॉज डिवाइडेड इंटू 2 सेक्ट्स। एक है भद्राबाहु जिनको कहा जाता है दिगंबर, ये ऐसे लोग थे जो साउथ में आए थे, और ऐसा भी कहा जाता है कि इनके साथ चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वॉज अ फाउंडर ऑफ द मौर्यन एम्पायर, वो भी इनके साथ साउथ में आए थे। ओके, उसके बाद स्थलबाहु, स्थलबाहु जो था वो वहीं पे मगधा रीजन जो था वहीं पे रहते और उनके अंडर जो भी उनके फॉलोअर्स थे वो श्वेतांबर में कन्वर्ट हो गए। ओके, दिगंबर एंड श्वेतांबर। तो जैनिज्म में देयर वॉज नो इमेज वर्शिप, पर लेटर फेज में क्या हुआ, इमेज वर्शिप चालू हो गई थी। सेम बुद्धिज्म में भी था। बुद्धिज्म में भी स्टार्टिंग में बुद्धा की इमेज को वर्शिप करना फॉलो नहीं किया जाता था, पर लेटर फेज में स्पेशली जब कुशानाज आए थे इंडिया में और उनका किंग था कनिष्का, कुशानाज का इंपॉर्टेंट किंग कनिष्का, जिसने महायाना बुद्धिज्म का एक्सपांशन किया था। ओके, तो उसके टाइम से फिर से बुद्धा का इमेज जो था उसको वर्शिप करना लोगों ने चालू कर दिया था। दे वर द फर्स्ट टू अटेम्प्ट अगेंस्ट द वेदिक्स, यानी कि उस टाइम पे जो एस्टेब्लिश्ड वैदिक ऑर्डर थी उसको चैलेंज करने वाले जो पहले थे वो थे जैनिज्म के टोटल फॉलोअर्स। ओके, उसके बाद देयर वाज द इंक्रीज इन ट्रेड। क्यों? क्योंकि जैनिज्म फॉलो करने वाले लोग जो थे, जो जैनिज्म के कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो कर सकते थे, वो मेनली ट्रेड कम्युनिटी से थे या फिर ट्रेडिंग कम्युनिटी से थे। सो ड्यू टू दैट देयर वाज द इंक्रीज इन ट्रेड। ओके, उसके बाद राइज ऑफ प्राकृत लैंग्वेज। जो जैनिज्म थी, हमने जो लास्ट स्लाइड में देखा था कि वो नॉन वैदिक सॉइल पे एक्सपांड हुई थी। क्यों? क्योंकि उनकी जो लैंग्वेज थी, स्पेशली द मीडियम एंड मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, वो प्राकृत था, और वो प्राकृत लैंग्वेज जो थी उस टाइम के कॉमन पीपल्स की लैंग्वेज थी। तो उसकी वजह से जैनिज्म एंड बुद्धिज्म इन दोनों की पॉपुलैरिटी जो थी वो प्राकृत लैंग्वेज और पाली लैंग्वेज यूज करने की वजह से टोटल नॉन वैदिक सॉइल में एक क्या बोल सकते बूम होती गई। ओके, उसके बाद देयर वाज अ राइज इन न्यू आर्ट। जैनिज्म ने सबसे पहले पेंटिंग, उसके बाद इमेजेस या फिर आइडल्स, इनका राइज हुआ था। ओके, तो उसकी वजह से देयर वाज अ राइज इन न्यू आर्ट। यहाँ पे यू कैन सी द सिंबल ऑफ अहिंसा, नॉन वायलेंस का सिंबल, दिस इज द सिंबल। ओके, उसके बाद दिस इज द इमेज ऑफ वर्धमान महावीर द 24th तीर्थंकार। अब देखते हैं ब्रीफ इंफॉर्मेशन अबाउट द बुद्धिज्म। तो जब भी हम देखते हैं कंपेरेटिवली जैनिज्म एंड बुद्धिज्म, तो जैनिज्म पहले आया था, बुद्धिज्म बाद में आया था। ओके, तो बुद्धिज्म वॉज स्टार्टेड बाय शाक्य मुनि कहा जाता है उनको, उनका नाम है सिद्धार्थ गौतम। ओके, सो ही बिलोंग टू शाक्य डिनेस्टी, दैट्स वाई बुद्धा ऑल्सो कॉल्ड एज शाक्य मुनि। शाक्य जो था एक्चुअली दिस वॉज द रिपब्लिक, सेम लाइक अ वैशाली, हमने जो देखा था वैशाली वज्जीज की कैपिटल थी, एंड इट वॉज ऑल्सो रिपब्लिक। इन सिमिलर मैनर
जो बुद्धा की डिनेस्टी थी, बुद्धा जिस डिनेस्टी से बिलोंग करते थे, शाक्य डिनेस्टी, वो भी रिपब्लिक ही थी और उनका रूलिंग कहाँ पे था, कपिलवास्तु, लुम्बिनी कपिलवास्तु, आज के नेपाल में है ये चीज़। ओके, तो बुद्धा ने उनके 29th ईयर ऑफ द लाइफ घर छोड़ा था, राजपाट छोड़ा था, एंड ही वेंट टू बोध गया फॉर द एनलाइटनमेंट, जिसको कहा जाता है तथागत गौतमा। उसके बाद एनलाइटनमेंट मिलने के बाद, तो उनको एनलाइटनमेंट कहाँ पे मिली थी, अंडर द पीपल ट्री। ओके, अंडर द पीपल ट्री उनको एनलाइटन मिली थी। अब ऐसा नहीं कि 29th ईयर में उन्होंने छोड़ा और इमीडिएटली उनको एक एनलाइटनमेंट मिला था, उन्होंने बीच में बहुत सारे साल प्रैक्टिस भी की थी। अब आपके लिए एक एक्सरसाइज ये है कि ये प्रैक्टिस करते टाइम उनको 2 टीचर्स ने बहुत ज़्यादा हेल्प की थी, तो वो जो 2 टीचर्स है उनके नाम आपको एक बार देखने हैं जाके। ओके, तो जब उनको एनलाइटनमेंट मिला था बोध गया में, तो वो सरमॉन देने चालू हो गए। ओके, सो फर्स्ट सरमॉन जो बुद्धा का था वो था सारनाथ, बनारस में। ओके, तो सारनाथ जो थी, इट वॉज अ स्ट्रेटेजिक प्लेस चोजन बाय बुद्धा। क्यों, वहाँ पे उत्तर पथ नाम का एक रोड था जो कि हाईवे था उस टाइम का, जो पूरे नॉर्दर्न इंडिया को कनेक्ट करता था, और एक दक्षिण पथ नाम का एक हाईवे था जो कि पूरे साउथ इंडिया, यानी कि साउथ ऑफ द विंध्या, ये विंध्या माउंटेन्स है, उसके साउथ में जो भी उस टाइम पे सिविलाइजेशन होती थी उसको कनेक्ट करता था। यानी कि उत्तर पथा एंड ये है दक्षिण पथा, ये दोनों एक जगह पे कंजॉइन होते थे या फिर कनेक्ट होते थे, और वो प्लेस जो है ये प्लेस है सारनाथ। अब इसको बुद्धा ने स्ट्रैटेजिकली चूज किया। क्यों, क्योंकि ये जो थे ये दोनों उस टाइम के बिगेस्ट हाईवेज थे, और जो भी बुद्धा का सेरेमनी या फिर मैसेज रहेगा वो इन दोनों पाथ पे इमीडिएटली पहुंच जाएगा। तो टू एक्सपांड हिज मैसेज ही स्ट्रैटेजिकली चोज सारनाथ, जो कि बनारस में, एज अ प्लेस ऑफ द फर्स्ट सेरेमनी, एंड ड्यू टू दिस ही वॉज कॉल्ड एज मिशनरी एक्टिविस्ट, क्योंकि उन्होंने उसके मैसेज को एक्सपांड करना चालू कर दिया था फॉर द फर्स्ट सेरेमनी से उन्होंने उनके मैसेज को एक्सपांड करना चालू कर दिया था। अब डॉक्ट्रिन देखते हैं बुद्धिज्म की। व्हाट इज द एम ऑफ बुद्धिज्म? द एम इज टू एलिमिनेट ह्यूमन मिजरी। ह्यूमन मिजरी जिसको कहा जाता है दुख, ये जो ह्यूमन मिजरी है इसको एलिमिनेट करना बुद्धिज्म का मेन एम है। और इसको एलिमिनेट कैसे किया जा सकता है? थ्रू निर्वाणा के थ्रू जो भी ह्यूमन मिजरी यानी कि दुख है उसको एलिमिनेट किया जा सकता है। अब देयर आर द 4 नोबल ट्रूथ, जिसको कहा जाता है चत्वारी आर्य सत्यानी, यानी कि 4 नोबल ट्रूथ्स, चत्वारी आर्य सत्यानी। तो ये क्या है? सबसे पहले बुद्धा ने कहा था देयर इज अ दुख, यानी कि देयर इज अ मिजरी, देन देयर इज अ समुदय, यानी कि दुख को एक्सपांड किया जा सकता है और दुख को मिनिमाइज भी किया जा सकता है। उसके बाद निरोध, यानी कि जो भी दुख है उसको हम खत्म कर सकते हैं। निरोध यानी कि रेजिस्टेंस या फिर अपोजिशन। ओके, और उसको अगर खत्म करना है तो देयर इज अ मार्ग इज नथिंग बट द मार्ग, जो संस्कृत में वर्ड है मार्ग, इसी का मीनिंग है पाथ, मार्ग यानी कि पाथ। ओके, सो देयर वॉज अ one particular path which was shown by the Buddha at that time for or to attain the nirvana. Okay, तो ये जो मार्ग है या फिर मार्ग है इसी को कहा जाता है अष्टांगिका मार्ग। अगर इंग्लिश में देखा जाए तो इसको कहा जाता है 8 fold paths. ओके, अष्टांगिका मार्ग और 8 fold paths. Then बुद्धा laid down the code of conduct. बुद्धा ने सबसे पहले क्या किया? कोड ऑफ कंडक्ट को ले डाउन किया। फॉर हुम? फॉर द मंक्स, जिनको हम भिक्खु भी कहते हैं या फिर भिक्कुनीज भी कहते हैं। जो लेडी मंग होती है उनको भिक्कुनी कहा जाता है। ओके, भिक्खु एंड भिक्कुनीज के लिए जो भी बुद्धिज्म को फॉलो करेंगे या फिर बुद्धा के 4th पाथ को फॉलो करेंगे उनके लिए देयर वाज द कोड ऑफ कंडक्ट। ओके, और कोड ऑफ कंडक्ट में और उनके पूरे के पूरे जो भी कर्मास थे या फिर उस टाइम के एक्शंस थे, वो एक्शंस जो बेस्ड थे वो थे लॉ ऑफ कर्मा पे। इन शॉर्ट अगर बोला जाए तो बुद्धा ने कहा था योर लाइफ इज योर मेकिंग, यानी कि आपकी जो लाइफ है वो आपके कर्मास के थ्रू डिसाइड होती है। ओके, उसके बाद बुद्धा फॉलोड द मिडल पाथ, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैनिज्म जो था उनका भी
एक इम्पॉर्टेंट जो एम हमने देखा था वो क्या था, फ्री फ्रॉम द वर्ल्डली बॉन्ड्स। पर ये जो वर्ल्डली बॉन्ड्स थे इससे अगर फ्री होना है तो जैनिज्म में एक्सट्रीम फास्टिंग वगैरह सब चीज़ें जो थी वो एक्सट्रीम लेवल पे करनी पड़ती थी। पर बुद्धा ने क्या किया था, बुद्धा ने कहा था एकदम एक्सट्रीम भी मत रहो और टोटली लग्जरियस भी मत रहो, एक मिडल पाथ फॉलो करो। यानी यहाँ पे अगर एक्सट्रीमिटी है, यहाँ पे अदर रिलैक्सिटी बोल सकते हैं हम उसको, या फिर लेविश लाइफ भी बोल सकते हैं उसको। तो इन दोनों में ना जाते हुए एक मिडल पाथ तैयार करो बीच में, जो कि आपको निर्वाणा तक लेके जाएगा। और निर्वाणा तक कैसे लेके जाएगा, तो यहाँ पे बुद्धा ने 8 फोल्ड पाथ भी दिए वाले, ओके, अष्टांगिका मार्ग। देन स्प्रेड एंड फीचर्स ऑफ द जैनिज्म, उसके बाद हमने देखा था, अभी हम देखेंगे बुद्धिज़्म, ओके। तो जैनिज्म जो हमने वहाँ पे देखा था, एक ऐसी डायग्राम निकाली थी मैंने जो कि नॉन वैदिक सॉइल थी, सेम नॉन वैदिक सॉइल में बुद्धिज़्म भी स्प्रेड हुआ था। डेट्स वाई द सिमिलरिटी बिटवीन जैनिज्म एंड बुद्धिज़्म्स फीचर, जो सबसे पहला फीचर है वो है एक्सपांशन और उसका प्रोलिफरेशन जो हुआ था। जैसा जैनिज्म नॉन वैदिक सॉइल में एक्सपांड हुआ था, इन द सिमिलर वे बुद्धिज़्म भी नॉन वैदिक सॉइल में एक्सपांड हुआ था। अब अदर क्या चीज़ है फीचर एंड स्प्रेड में, वो देखते हैं। देयर वर नो गॉड्स एंड नो सोल रिकॉग्नाइज बाय द बुद्धा, बुद्धा ने गॉड और सोल रिकॉग्नाइज नहीं किया था। उसके बाद स्प्रेड इन नॉन वैदिक सॉइल जो हमने अभी देखा था। उसके बाद द बुद्धिज़्म वॉज वेरी पॉपुलर स्पेशली इन द लोअर ऑर्डर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो यहाँ पे हमने देखी थी, मिडल पाथ। यहाँ पे किसी भी तरीके में कोई भी चीज़ एक्सट्रीम नहीं करनी थी। और उसकी वजह से हुआ क्या है, जो कॉमन पीपल थे उस टाइम पे, जो मिडिल क्लास कहा जाता है, तो उनको ये पसंद आने लगे। अब मिडिल क्लास उस टाइम पे नहीं था, उस टाइम पे मेनली लोअर ऑर्डर के पीपल थे। क्यों? क्योंकि देयर वाज द सोसाइटी विच वाज डिवाइडेड इन 4 वर्नास, ओके। तो लोअर वर्नास के, लोअर ऑर्डर के पीपल्स को ड्यू टू मिडल पाथ बुद्धिज़्म ईजी लगने लगा। उसके बाद जो बुद्धिस्ट मोनेस्टिक ऑर्डर थी उसको कहा जाता है संघा। और यहाँ पे हमने जो ऊपर देखा था कि कोड ऑफ कंडक्ट, ये संघा के लिए भी बुद्धा ने अप्लाई किया था। उसके बाद द संघा वॉज ओपन टू ऑल एक्सेप्ट डेप्टर स्लेव्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। द संघा वॉज ओपन टू ऑल इंक्लूडिंग मेल एंड फीमेल। इनिशियली फीमेल के लिए अलाउड नहीं था, पर बुद्धा का एक स्टूडेंट था जिसका नाम था आनंद, ओके। तो आनंद ने बुद्धा को कन्विंस किया कि फीमेल को भी एंट्री दो। सो इट वॉज ओपन टू ऑल फॉर द मेल एज वेल एज फॉर द फीमेल। पर वो अलाउ नहीं था किन लोगों को, डेप्टर जिन्होंने कर्जा लिया है, और स्लेव्स। अब इन दोनों में भी एक क्या बोल सकते कंडीशन दी। इनको कहा गया था कि जिससे तुमने डेब्ट लिया है और जिसके तुम स्लेव हो, उनकी अगर परमिशन होगी देन ओनली यू कैन ज्वाइन द संघा, ओके। जब तक डेब्ट देने वाले की यानी कि क्रेडिटर की और जिसके स्लेव है उसका जो ओनर है स्लेव का, उनकी परमिशन नहीं होगी तब तक ये दोनों लोग संघा में ज्वाइन नहीं हो सकते, ओके। उसके बाद दिस इज अ इमेज ऑफ द बुद्धा। उसके बाद हमने देखा था अष्टांगिका मार्ग यानी कि 8 फोल्ड पाथ्स। अभी वो क्या क्या है वो देखते हैं। सबसे पहले राइट व्यू, दैट इज नो द ट्रूथ। उसके बाद राइट इंटेंशंस यानी कि फ्री योर माइंड फ्रॉम इविल। देन राइट स्पीच, से नथिंग दैट हर्ट्स अदर। देन राइट एक्शन, वर्क फॉर गुड अदर, ओके। देन राइट लाइवलीहुड, रिस्पेक्ट लाइफ। देन right effort, resist evil. Then right concentration, practice meditation. Then right mindfulness, control your thoughts. These are the 8 fold path, that is अष्टांगिका मार्ग, ओके। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं हाउ द बुद्धिज्म स्लोली स्प्रेड इन इंडिया एंड अब्रॉड। इसकी स्टार्टिंग हुई थी पाटलिपुत्रा से, जो स्टार्ट किया था अशोका मौर्य ने। सो थ्रू दीज एरोज यू कैन सी हाउ बुद्धिज्म स्प्रेड इन ऑल डायरेक्शंस, ओके। देन देर आर द 3 ज्वेल्स ऑफ द बुद्धिज्म। वो कौन से हैं? सबसे पहला है बुद्धा, देन धम्मा एंड संघा। दीज आर द 3 ज्वेल्स ऑफ द बुद्धिज्म।
उसके बाद एक कंसेप्ट आती है जिसका नाम है महाभिनिष्कर्मणा। जब बुद्धा ने घर छोड़ा था और वो एनलाइटन के लिए इधर उधर भटक रहे थे, यानी कि वैंडरिंग एस्केटिक, तो वो जो फेज थी उसको कहा जाता है महाभिनिष्कर्मणा। ओके, देन थिंग्स शुड बी एग्जामाइंड बाय, बुद्धा ने खुद कहा था, बुद्धा ने कहा था कि मैं कोई चीज़ कहता हूँ उसकी वजह से वो चीज़ को फॉलो मत करो, डोंट फॉलो एनीथिंग ब्लाइंडली, कोई भी चीज़ होगी उसको पहले एग्जामाइन करो। अब एग्जामाइन कैसे करो? थ्रू एक्सप्लोरिंग, कोई भी चीज़ होगी तो उसको पहले एक्सप्लोर करो खुद से। ओके, देन वो जो भी एक्सप्लोर हुई चीज़ है उसको अंडरस्टैंड करो अच्छी तरीके से, उसके अंडरस्टैंडिंग के बाद उसको टेस्ट करो, क्या सच में तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग करेक्ट है उसके लिए वगैरह। ओके, और टेस्टिंग के बाद एक्चुअल में आपको रियलाइजेशन होगा कि वो चीज़ अच्छी है आपके लिए या फिर बुरी है। ओके, सो बुद्धा हिमसेल्फ गेव द 4 पॉइंट्स टू एग्जामाइन एनीथिंग इन द लाइफ। अब जैसा कि हमने देखा था जैनिज्म में देयर वर 2 सेक्ट, एक श्वेतांबर एक दिगंबर, उसी टाइप की चीज़ हुई थी बुद्धिज्म में भी। बुद्धिज्म was also divided in the Mahayana Buddhism and Hinayana Buddhism. These are the 2 earliest divisions. बाद में और छोटे छोटे divisions होते गए, but these are the main 2 divisions of the Buddhism. अब इन दोनों में हम एक डिफरेंस देखते हैं। बेसिक डिफरेंस क्या था महायाना बुद्धिज्म में और हिनायाना बुद्धिज्म में। अब इनके नाम से चालू करते हैं। जो महायाना है, याना इट मीन्स अ व्हील। ओके, महायाना इट मीन्स बड़ा व्हील, और जो हिनायाना है, हिना मीन्स छोटा और याना मीन्स व्हील, यानी कि छोटा व्हील, बड़ा व्हील एंड छोटा व्हील, हिनायाना एंड महायाना, ये से 2 इसके डिविजन्स हैं। अब महायाना में क्या होता था, जो भी बुद्धा की टीचिंग थी उसको फॉलो किया जाता था, पर हिनायाना में क्या होता था, बुद्धा के एक्शंस को फॉलो किया जाता था। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखो, बुद्धा के एक्शंस को हिनायाना में फॉलो किया। फॉर एग्जाम्पल अगर बुद्धा मेडिटेशन करते थे तो हिनायाना पीपल जो थे वो भी मेडिटेशन करते थे, पर यहाँ पे महायाना जो थे, यहाँ पे जो बुद्धा ने सैरमॉन्स दिए थे, उनकी टीचिंग्स थी, सिर्फ उन्हीं पे इम्पोर्टेंस दिया जाता था या फिर एम्फोसाइज किया जाता था और उन्हीं को फॉलो किया जाता था, टीचिंग्स को सिर्फ। ओके, देन महायाना में बुद्धा को एज अ गॉड कंसिडर किया जाता था, और हिनायाना जो था उसमें बुद्धा को एज अ मैन कंसिडर किया जाता, और बुद्धा हिमसेल्फ सेड आई एम अ ह्यूमन बीइंग। ओके, तो हिनायाना में सिर्फ बुद्धा को मैन कंसिडर किया जाता था, महायाना में उसको गॉड कंसिडर किया जाता। उसके बाद इन later phase the Mahayana Buddhism started using hybrid संस्कृत, पर हिनायाना में क्या था, पाली। ओके, तो पाली जो थी इट इज़ अ पार्ट ऑफ द वन ऑफ द प्राकृत या फिर अर्धमागधी लैंग्वेज, जो कि उस टाइम के कॉमन पीपल्स को आती थी, पर लेटर फेज में क्या हुआ, हाइब्रिड संस्कृत जो थी वो यूज़ की गई बाय द महायाना बुद्धिज्म। इसकी वजह से हुआ क्या, जो बुद्धिज्म कॉमन पीपल के साथ कनेक्टेड था, इसका कनेक्शन जो था स्लोली टूटने लगा। क्यों? क्योंकि उनकी लैंग्वेज ही कॉमन पीपल को समझने में नहीं आती थी। क्यों? बिकॉज इट वाज अ हाइब्रिड संस्कृत। उसके बाद महायाना में एक नई कंसेप्ट इवॉल्व हुई थी, उसका नाम है बोधिसत्व। इसको अगर पाली लैंग्वेज में कहा जाता है बोधिसत्व भी कहा जाता है, इसको बोधिसत्व या फिर बोधिसत्व। अब ये है क्या चीज़, बोधिसत्व ऐसे बुद्धा के फॉर्म्स है डिफरेंट, जो अलग अलग टाइम पे अर्थ पे आते हैं। क्यों? क्योंकि अर्थ पे जो कॉमन पीपल्स है सबके पास एनलाइटन होने की कैपेसिटी नहीं है, तो ये बोधिसत्व ऐसे पीपल है जो कॉमन पीपल को हेल्प करते हैं टू गेन देयर एनलाइटनमेंट और निर्वाणा। ओके, पर ये जो बोधिसत्वास है इनके पास भी इतनी कैपेसिटी है कि वो उनके लिए मतलब इंडिविजुअली वो क्या कर सकते हैं, खुद निर्वाणा भी जा सकते हैं, पर वो इस अर्थ पे या फिर इस दुनिया में रुकते हैं। क्यों? टू हेल्प द कॉमन पीपल, क्योंकि कॉमन पीपल्स के पास निर्वाणा या फिर एनलाइटनमेंट लेने की कैपेसिटी नहीं है, उसकी वजह से एक एक्सटर्नल हेल्प आती है एज अ बोधिसत्व। ओके, उसके बाद हिनायाना में एक कंसेप्ट है जिसका नाम है अरहत। अरहत इट मीन्स जो भी करना है आपको खुद इंडिविजुअली करना है, कोई भी बाहर से हेल्प नहीं आने वाली। ओके, तो जो भी करना है आपको इंडिविजुअली, जैसा कि बुद्धा ने खुद किया था। यहाँ पे हमने देखा था कि ये लोग बुद्धा के एक्शंस को फॉलो करते। सो दिस वाज द कंसेप्ट अरहत। इसको अगर और अलग वे में बोला जाए तो हिनायाना बुद्धिज्म के जो फॉलोअर्स थे वो किसी के एक्सटर्नल हेल्प की एक्सपेक्टेशन नहीं करते थे, पर महायाना में हुआ क्या, लग्जरी वगैरह बहुत आ गई थी, इसकी वजह से इनको एक्सटर्नल हेल्प की ज़रूरत पड़ी थी। और वो एक्सटर्नल हेल्प किस फॉर्म में आई, वो आई
एज अ कंसेप्ट ऑफ द बोधिसत्व। उसके बाद महायाना बुद्धिज़्म जो था इसका फंडामेंटल बेसिस था लॉ ऑफ कंपैशन, पर जो हीनायाना था उसका बेसिक जो बेस था वो था लॉ ऑफ राइचियस एक्शन, मतलब राइट एक्शन। राइचियस एक्शन मतलब करेक्ट राइट एक्शन, जो कि हमने 8 फोल्ड पाथ में भी देखा है। ओके, देन दीज आर द 4 बोधिसत्वास। सबसे पहला है अवलोकितेश्वर पद्मपानी, ही डिपिक्ट्स द कंपैशन। ये देखो, ये पद्मपानी, पद्म इट मीन्स कमल, पद्मपानी जिसके हाथ में कमल है। ओके, और वो डिपिक्ट करता है या फिर सिंबलाइज करता है कंपैशन को। उसके बाद सेकंड बोधिसत्व है जिसका नाम है मंजूश्री। मंजूश्री इज अ बोधिसत्व ऑफ नॉलेज एंड किलर ऑफ फोज। वो जो फोज रहते हैं, एनिमीज रहते हैं नॉलेज के, स्पेशली उनको किल करने के लिए जो बोधिसत्व है यानी कि बुद्धा का फॉर्म है, उसका नाम है मंजूश्री। देन थर्ड इज अ वज्रपानी। वज्रपानी नाम में ये देखो, वज्र इट मीन्स थंडर बोल्ट, यानी कि ऐसा बुद्धा का फॉर्म जिसमें थंडर बोल्ट बुद्धा के हाथ में है। ऑब्वियसली थंडर बोल्ट किसके लिए चाहिए? जो भी फोज है या फिर एनिमीज है उनको ख़त्म करने के लिए चाहिए। तो वज्रपानी व्हाट इट डिपिक्ट्स द थंडर बोल्ट। और सबसे लास्ट में आता है द 4th बोधिसत्व जो बुद्धा का फॉर्म है, वो है मैत्रेय। ऐसा कहा जाता है कि ये जो बोधिसत्व ये अभी तक वर्ल्ड में नहीं आया है। ओके, दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड एज फ्यूचर बुद्धा। तो ये कलयुग में, जैसा कहा जाता है कि हिंदुइज्म में कल्कि नाम का एक अवतार है जो 10th अवतार होगा विष्णु का, उसी टाइप का ये मैत्रेय जो है, दिस विल बी द अवतार ऑफ द बुद्धा जो कि फ्यूचर में आने वाला है। उसके बाद देखते हैं बुद्धिस्ट काउंसिल। हमने अर्लियर स्लाइड्स में देखा था कि देयर वाज द डिवीजन ऑफ द बुद्धिस्ट रिलीजन। तो ये कब हुआ वगैरह ये हम अभी बुद्धिस्ट काउंसिल जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे हमें देखने को मिलेगा। ओके, तो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल, काउंसिल जो है उसको कहा जाता है संगति, याद रखो, संगति इज नथिंग बट द काउंसिल। तो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी 486 BC में। कहाँ पे लोकेशन? राजगिरा। और राजगिरा में कहाँ? सप्तपर्णी केव्स नाम के केव्स थे, वहाँ पे फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी। तो ये काउंसिल में क्या हुआ था? देयर वाज द सुत्त एंड विनय पिटका का कंपाइलेशन। ओके, यहाँ पे कंपाइलेशन हुआ था सुत्त पिटक, विनय पिटक। अब सुत्त पिटक जो है इसमें जो भी बुद्धा के सेरमॉन्स थे या फिर उनके टीचिंग्स थी उनको रखा गया था। एंड विनय पिटक जो है इसमें नाम में ही देखो, विनय इट मीन्स रूल। तो विनय पिटक में जो भी कोड ऑफ कंडक्ट थे किसके लिए? मंक्स के लिए। जो भी कोड ऑफ कंडक्ट थे उन कोड ऑफ कंडक्ट को विनय पिटका में रखा गया था। ओके, सुत्त पिटक एंड विनय पिटक इन दोनों का कंपाइलेशन हुआ था फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल में। और इसका प्रेसिडेंट कौन था? महाकसप्पा। हर कोई भी अगर काउंसिल आज के टाइम पे भी अगर देखोगे तो हर काउंसिल में एक प्रेसिडेंट होता है। तो उस टाइम पे जो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल थी उसका प्रेसिडेंट था महाकसप्पा। देन सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल। सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी आफ्टर द 100 years ऑफ द वैशाली। यहाँ पे एक्चुअल में हुआ क्या था? वैशाली में ये जो थी ये सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी। कब? आफ्टर 100 years। आफ्टर 100 years ऑफ व्हाट? द डेथ ऑफ बुद्धा। बुद्धा के डेथ के 100 year बाद सेकंड काउंसिल हुई थी वैशाली में। ओके, तो यहाँ पे फॉर द फर्स्ट टाइम देयर वाज अ डिफरेंस बिटवीन द सर्वस्तिवादीन्स एंड महासंघिकाज। यहाँ पे बेसिकली एक आइडियोलॉजिकल डिफरेंस तैयार हुआ था बिटवीन 2 स्मॉल सेक्ट्स ऑफ द बुद्धिज्म। और ये जो आइडियोलॉजिकल डिफरेंस था यही बाद में कन्वर्ट हुआ था इन द राइज ऑफ महायाना बुद्धिज्म एंड हीनायाना बुद्धिज्म। और महायाना बुद्धिज्म जो था उसका बेसिस जो है वो बेसिस है यहाँ पे महासंघिकाज में। महासंघिकाज जो थे उन्होंने बाद में आगे चल के महायाना बुद्धिज्म का इवोल्यूशन किया था। तो सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल जो थी उसका जो प्रेसिडेंट था ही वॉज अ सब्बकामी। सब्बकामी वॉज द सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ द बुद्धिस्ट काउंसिल। देन थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ पे हुई थी? पाटलिपुत्र। ये तो सबको पता है, किसने? अशोका के टोटल राजकाल में, या फिर इसको इंग्लिश में कहा जाता है रेन, द रेन ऑफ अशोका। ओके, तो यहाँ पे हुआ क्या था? देयर वाज द कंपाइलेशन ऑफ अभिधम्म पिटका। अब अभिधम्म पिटका में क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है मेटाफिजिक्स। मेटाफिजिक्स जो है वो अभिधम्म पिटका में कहा गया है, यानी कि यूनिवर्स, उसके बाद मल्टीपल
सोल्स या फिर एनलाइटनमेंट का थोड़ा सा डीप नॉलेज, वो वाली सब चीज़ें अभिधम्म पिटका में वहाँ पे कंपाइल की गई थी। यानी कि बुद्धिज़्म के 3 जो बेसिक टेक्स्ट्स है, 3 पिटकाज है, तो उसमें से 2 पिटकाज जो है वो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल में और थर्ड जो लास्ट पिटका है वो थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल में कंपाइल हुई थी। अब थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल जो थी उसका प्रेसिडेंट था मोगलीपुत्र तिस्सा। ही वॉज अ किंग ऑफ श्रीलंका एट दैट टाइम। श्रीलंका के किंग थे मोगलीपुत्र तिस्सा एंड ही वॉज ऑल्सो फ्रेंड ऑफ अशोका। ओके, एंड ही वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ द थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल। उसके बाद है फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल। इट वॉज हेल्ड बाय कनिष्का। कहाँ पे? कश्मीर में। कश्मीर में हुई थी फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल। दिस वॉज द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हु वॉज डेडिकेटेड फॉर द वन सेक्ट ऑफ द बुद्धिज्म। वो था महायाना बुद्धिज्म। महायाना बुद्धिज्म के लिए डेडिकेटेड काउंसिल जो थी फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल, वो फोर्थ काउंसिल थी। ओके, फिर से बोलता हूँ, जो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल विच वॉज डेडिकेटेड फॉर द सेक्ट ऑफ द बुद्धिज्म वॉज द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल। याद रखो। ओके, यहाँ पे स्पेशली डेडिकेशन दिया गया था महायाना बुद्धिज्म को। उसके बाद इसके प्रेसिडेंट जो थे दोज वर द 2 पर्सन्स। सबसे पहला है वसुमित्र एंड सेकंड इज अश्वघोष। अश्वघोष वॉज वन ऑफ द पोएट ऑफ द कनिष्काज कोर्ट। कनिष्का वॉज द किंग ऑफ कुशाना। कुशाना जो लोग थे वो बाहर से सेंट्रल एशिया से इंडिया में आए थे और उनकी कैपिटल जो थी वो थी पेशावर। ओके, उस टाइम पे उसको कहा गया था पुरुषापुरा। पेशावर वॉज द कैपिटल। तो वो कैपिटल थी कनिष्का की एंड कनिष्का का वन ऑफ द बेस्ट वेल नोन इंटेलेक्ट पर्सन जो था ही वॉज अश्वघोषा हु वॉज अ पोएट। और अश्वघोषा के 1-2 बुक्स भी पॉपुलर है, जिसमें कि एक आता है बुद्ध चरित एंड सेकंड इज सारीपुत्त प्रकरण। ये 2 बुक्स जो थे वो अश्वघोषा ने लिखे थे और सेकंड वॉज द वसुमित्र। ओके, सो दीज आर द 4th इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट काउंसिल जिन पे क्वेश्चन भी आ सकता है। ओके, और इसके प्रेसिडेंट 4 प्रेसिडेंट, कहाँ पे हुई थी उनकी लोकेशन और कौन से बुद्धिस्ट काउंसिल में क्या हुआ था वो हमने अभी देखा। उसके बाद देयर वॉज द डिक्लाइन इन बुद्धिज्म। अब वो डिक्लाइन क्यों हुआ उसके कॉजेज देखते हैं। सबसे पहला, बुद्धिज्म बिकेम द विक्टिम ऑफ द ब्राह्मणिकल रिफॉर्म्स। हुआ क्या उस टाइम पे? हमने पहले देखा था कि वैदिक ट्रेडिशन या फिर वैदिक रिलीजन था वो एस्टेब्लिश हुआ था। उसके बाद उसके अगेंस्ट क्या हुआ था? रिएक्शन हुई थी। रिएक्शन में मोर देन 60 जो थे वो रिलीजियस सेक्ट्स बने थे। उसमें से जैनिज्म एंड बुद्धिज्म ये 2 इवॉल्व हुए थे। तो हुआ क्या, वैदिक ट्रेडिशन के जो पीपल्स थे उनको समझ में आया कि इनका एक्सपांशन जो है वो रैपिडली हो रहा है। तो उसकी वजह से जो वैदिक पीपल्स थे उन्होंने इसके कॉजेज ढूंढ निकाले कि क्यों जैनिज्म एंड बुद्धिज्म जो है वो रैपिडली इंक्रीज हो रहा है। और वो जो कॉजेस थे सेम चीज़ों को वैदिक रिलीजन के पीपल्स ने भी इन्वॉल्व करना चालू कर दिया, लाइक नॉन वायलेंस। अर्लियर क्या होता था वैदिक रिलीजन में? काउ का स्लॉटर होता था इन द रिचुअल्स। ओके, पर यहाँ पे नॉन वायलेंस जो था, जो जैनिज्म और बुद्धिज्म ने प्रमोट किया था, सेम नॉन वायलेंस जो था वो ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन ने फॉलो करना चालू कर दिया था। ओके, सो इट बिकेम द विक्टिम ऑफ द ब्राह्मणिकल रिफॉर्म्स। उसके बाद बुद्धिज्म चेंज फॉर वर्स्ट, मतलब बुद्धा ने जो जो चीज़ ना करने को कही थी वो सब चीज़ें बुद्धा के गुजर जाने के बाद बुद्धिज्म में चालू हो गई। लाइक मनी को हैंडल करना, उसके बाद गोल्ड के पीछे लगना, वो सब चीज़ें जो बुद्धा ने कही थी कि दीज आर द मटेरियलिस्ट थिंग एंड दिस विल स्टॉप यू फ्रॉम द एनलाइटनमेंट, वो सब चीज़ें इन्होंने करना चालू कर दिया था। ओके, उसके बाद थर्ड इज बुद्धिज्म बिकेम लग्जरियस एंड करप्ट। ऑब्वियसली जहाँ पे मनी आएगा आफ्टर सेम पॉइंट, आफ्टर दैट देर इज़ अ पॉइंट फॉर द करप्शन। तो लग्जरी एंड करप्शन भी यहाँ पे चालू हुआ था। उसके बाद मल्टीपल डिविजन्स। अभी 2 प्रोमिनेंट डिविजन्स तो हमने यहाँ पे देखे, एक है महायाना एंड सेकंड इज हीनायाना। तो इसकी वजह से हुआ क्या, जो एक सॉलिड स्ट्रॉन्ग पॉइंट था वो स्लोली डिवाइड हुआ छोटे छोटे पार्ट्स में। ओके, देन वुमन एज अ ऑब्जेक्ट ऑफ लस्ट। यहाँ पे जो बाकी के उस टाइम पे सोसाइटी में वुमन को एज अ ऑब्जेक्ट या फिर प्रॉपर्टी देखा जाता था, सेम चीज़ बुद्धिज्म में भी स्लोली इंक्लूड होना चालू हो गया था। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ परसिक्यूशन बाय किंग्स लाइक पुष्यमित्र, मिहिर कुल, शशांक गौड़ा। अब पुष्यमित्र कौन था?
ही वॉज अ शुंगा किंग. शुंगा वॉज अ डिनेस्टी विच ओवरटुक द मौर्यंस. मौर्यंस के डिक्लाइन के बाद बगदा में शुंगाज आ गए थे. तो पुष्यमित्र शुंगा वॉज द फाउंडर ऑफ द शुंगा डिनेस्टी. ही वॉज अ फॉलोअर ऑफ द वेदिक ट्रेडिशन एंड ब्राह्मणिकल कल्चर. तो उसने परसुकेट किया था बुद्धिस्ट मंक्स को. उसके बाद मीरकुल. बाद में हम देखेंगे देयर वॉज अ वन कम्युनिटी जिनको कहा जाता है हुनाज. तो हुनाज जो थे वो कुशानाज कनिष्काज के जैसे बाहर से आए थे. तो हुनाज का वन ऑफ द किंग था मिहिरकुल. ही वॉज अ फॉलोअर ऑफ शैवा ट्रेडिशन. तो उसने भी कहा जाता है कि परसुकेशन किया था बुद्धिस्ट मंक्स का. उसके बाद शशांक गौड़ा. गौड़ा जो थे ही वॉज द रूलर ऑफ द बंगाल. बंगाल और आज का थोड़ा सा उड़ीसा वाला भी पार्ट. तो वहाँ पे गौड़ा जो थे वो रूलर्स थे. उनका वन ऑफ द किंग था शशांक गौड़ा. ही वॉज कंटेम्प्रेरी टू द हर्षवर्धना. हर्षवर्धना हम बाद में देखेंगे. ओके. तो हर्षवर्धना का कंटेम्प्रेरी रूलर था शशांक, जिसने कहा जाता है कि बोधि ट्री जो है वो ट्री को इसने तोड़ दिया था और बहुत सारे जो बुद्धिस्ट मंक थे उनको परसिक्यूट किया था. अल्टीमेटली इन द 12th century AD बुद्धिज़्म वर्चुअली एक्सटिंक्ट फ्रॉम द लैंड ऑफ इंडिया. यानी कि बुद्धिज़्म जिस लैंड पे तैयार हुआ था वो 12th century AD में वहीं से वर्चुअली ख़त्म हो गया. क्यों? लास्ट वाला जो इम्पैक्ट था, यानी कि इंग्लिश में अगर कहा जाए तो उसको कहा जाता है द लास्ट नेल इन द कॉफिन. वो हुआ था टर्किश इन्वेजन की वजह से. जो टर्क्स थे, स्पेशली जो खिलजिस थे, उन्होंने जब इंडिया में अटैक किया था तो उन्होंने बहुत सारे मंक्स को मार डाला था, कत्लेआम जिसको कहा जाता है. और जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी नॉलेज की, वो थी उस टाइम की यूनिवर्सिटीज़. इनको जला डाला था. इनके जो भी बुक्स थे उस टाइम पे इनको भी ख़त्म किया था. तो इसकी वजह से इन 12th century AD आफ्टर द टर्किश इन्वेजन द बुद्धिज़्म वर्चुअली गॉट एक्सटिंक्ट फ्रॉम द लैंड ऑफ इंडिया. और आज के टाइम पे हम जो बुद्धिज़्म देखते हैं वो एक्चुअली इम्पोर्टेड बुद्धिज़्म है. ओके. इसकी वजह से इसको कहा जाता है नियो बुद्धिज़्म. जो आज का बुद्धिज़्म है इसको नियो बुद्धिज़्म कहा जाता है, यानी कि न्यू बुद्धिज़्म. ओके. उसके बाद देखते हैं व्हाट वर द इम्पोर्टेंस एंड द इन्फ्लुएंस ऑफ द बुद्धिज़्म ऑन द कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री. सबसे पहला प्रैक्टिकलिटी इन प्रॉब्लम सॉल्विंग. सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ जो बुद्धिज़्म ने या फिर बुद्धा ने की थी वो थी प्रैक्टिकलिटी इन द प्रॉब्लम सॉल्विंग. ऐसा नहीं था कि कोई अलग वर्ल्ड है या फिर कुछ हेवन हेल ऐसे नाम की चीज़ है. बुद्धा ने क्या कहा था, जो भी है यहीं पे. सो बी प्रैक्टिकल इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ द लाइफ. देन देयर वॉज द इंक्रीज इन एग्रीकल्चर वेल्थ एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी. वाई? बिकॉज सबसे पहली चीज़ थी नॉन वायलेंस. इसकी वजह से हुआ क्या, एनिमल वेल्थ बढ़ी. एनिमल वेल्थ बढ़ने की वजह से हुआ क्या, एग्रीकल्चर बढ़ा. एग्रीकल्चर की वजह से हुआ क्या, जनरल जो फूड सिक्योरिटी थी वो फूड सिक्योरिटी भी बढ़ी. फूड सिक्योरिटी बढ़ने की वजह से क्या हुआ, जो मल्टीपल अदर ऑक्यूपेशंस थे लाइक ट्रेड, देन स्मिथिंग, गोल्ड स्मिथ और बाद में ब्रॉन्ज स्मिथ वगैरह जो हमने अर्लियर देखे थे, तो अदर ऑक्यूपेशंस भी लोगों ने अडॉप्ट करना चालू कर दिया था. और अल्टीमेटली इसकी वजह से हुआ क्या, प्राइवेट प्रॉपर्टी बढ़ी. ओके. सो देयर वॉज द राइज इन एग्रीकल्चर वेल्थ एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी. देन बुद्धिज़्म अफ्लिक्टेड द मासेस एंड रिड्यूस्ड पावर्टी. क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली अगर प्राइवेट प्रॉपर्टी बढ़ती है तो पॉवर्टी रिड्यूस होती है और जो कॉमन मासेस थे वो भी अपलिफ्ट होने लगते हैं स्लोली. देन ट्रेडिशन ऑफ गिविंग आर्म्स, यानी कि जिसको दान कहा जाता है, ये दान देने की जो ट्रेडिशन थी वो भी बुद्धिज़्म ने चालू की थी. और इसका डायरेक्ट जो रिलेशन था वो था इन द रिडक्शन ऑफ द पॉवर्टी एट दैट टाइम. जो भी दान मिलता था उससे पॉवर्टी रिड्यूस होने में मदद ही हुई थी. उसके बाद बुद्धिज़्म इनिशियली वॉज अगेंस्ट द लस्ट एंड लग्जरीज. लाइटर फेज में ये दोनों ही चीज़ें आई थी, पर अर्लियर फेज में जब बुद्धिज़्म प्योर फॉर्म में था वहाँ पे लस्ट और लग्जरी के लिए कोई जगह नहीं थी. उसके बाद बुद्धिज़्म का बेसिक फंडामेंटल जो था वो था कर्मा बेस्ड वर्ना. ओके. जो वर्ना सिस्टम थी जो लाइटर वैदिक फेज के बाद बर्थ पे बेस हुई थी, तो ये बर्थ का जो बेस था ये बेस को बुद्धिज़्म ने कहा था कि दिस शुड बी ऑन कर्मा. ओके. उसके बाद दे एक्सेप्टेड ऑर्डर बेस्ड ऑन क्लास इंस्टेड ऑफ कास्ट. दे एक्सेप्टेड ऑर्डर बेस्ड ऑन क्लास, यानी कि रिच क्लास, पुअर क्लास, मिडिल क्लास वगैरह. उसके बाद द गोल ऑफ द बुद्धिज़्म ऑलवेज वॉज टू सिक्योर निर्वाणा.
निर्वाणा सिक्योर करना यानी कि जो भी वर्ल्डली बॉन्ड्स है उससे दूर चले जाना. ओके, तो अल्टीमेट एम और द गोल ऑफ द बुद्धिज्म वॉज द सिक्योर निर्वाणा. देन इट अलाउड बोथ वुमन एंड शूद्रास, जो कि जनरली जो उस टाइम का वैदिक ट्रेडिशन थी उससे एक्सक्लूड किए जाते थे. इन द स्पेशली लाइटर वैदिक फेज के बाद उन दोनों को बुद्धिज्म ने एंट्री दी थी. कौन थे वो? वुमेन्स एंड शूद्रास. एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ न्यू एजुकेशन. वैदिक ट्रेडिशन में इनिशियली जो था न्यू एजुकेशन के लिए बहुत सारा स्कोप था, पर लाइटर फेज में हुआ क्या, वैदिक ट्रेडिशन में न्यू एजुकेशन का स्कोप कम होने लगा और जो भी नॉलेज था उस टाइम पे वो नॉलेज रिजिड होने लगा. ओके, तो देयर वाज नो न्यू स्कोप फॉर द एजुकेशन. पर जब बुद्धिज़्म का राइज हुआ था तो बुद्धिज़्म ने डायरेक्टली जो भी नए नए एजुकेशन नए नए कंसेप्ट थे उनको स्प्रेड करना चालू कर दिया था. और उसकी वजह से बहुत सारे मासेज जो थे यानी कि कॉमन पीपल्स जो हैंड टू माउथ जिनकी ज़िंदगी होती है उनका अपलिफ्टमेंट होना चालू हुआ. और फिर से अल्टीमेटली ये घूम फिर के कहाँ पे आता है, यहाँ पे पॉवर्टी. देयर वाज ऑल्सो रिडक्शन इन पॉवर्टी. उसके बाद इसी फेज में कंटेम्प्रेरी कुछ इवोल्यूशंस हुए थे और इसी इवोल्यूशंस में दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हुई थी. सबसे पहली देयर वाज द राइज इन एग्रेरियन इकोनॉमी एंड सेकंड देयर वाज द राइज ऑफ द न्यू स्टेट सिस्टम. न्यू स्टेट सिस्टम. और ये स्टेट सिस्टम जो थी ये दो फेजेस में डिवाइड हुई थी. एक थी मोनार्की और दूसरा था रिपब्लिक्स. मोनार्की में क्या होता था, द मोनार्की वॉज रूल्ड बाय द किंग. यहाँ पे किंग जो था ही वॉज द अल्टीमेट. इसके पास पूरी पावर होती थी, जो भी पैसा आता था इसके पास जाता था. फिर से किंग के पास आर्मीज भी होती थी. ओके, अब रिपब्लिक्स में क्या होता था, देयर वर स्मॉल क्लैंस, छोटे छोटे ग्रुप्स थे. स्मॉल क्लैंस. जो रिपब्लिक थे उसमें छोटे छोटे ग्रुप्स थे. तो आज की जो फेडरेशन की कंसेप्ट है, फेडरेशन में क्या होता है, जो छोटे छोटे स्टेट्स होते हैं वो उनकी सिक्योरिटी के लिए एक हो जाते हैं. इन सिमिलर मैनर ये छोटे छोटे क्लैंस जो थे वो रिपब्लिक में एक हुए थे और इनकी जो थी वो असेंबलीज ऑर्गेनाइज होती थी. और अगर कोई भी डिसीजन लेना है रिपब्लिक को अगर कोई डिसीजन लेना है तो वो डिसीजन असेंबली में होता था. पर ये जो स्मॉल क्लैंस थे इनके छोटे छोटे अपने अपने भी असेंबलीज थे और इनको एटोनॉमी भी दी गई थी कि लोकल लेवल पे ये क्लैंस उनका वर्क कर सकती है. पर अगर रिपब्लिक के लेवल पे अगर कुछ करना है तो ऑब्वियसली सब क्लैन को एक आके वहाँ पे एक एसोसिएशन ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करनी पड़ेगी. ओके, सो दिस वाज द फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन द मोनार्की एंड रिपब्लिक. मोनार्की वाज हेडेड बाय किंग, रिपब्लिक वाज हेडेड बाय स्मॉल क्लैंस. और स्मॉल क्लैंस बाद में क्या करती थी, इलेक्शन करती थी और उनमें का एक बंदा कोई भी वो होता था द हेड. यहाँ पे हेड जो होता था वो इलेक्टेड होता था. पर यहाँ पे मोनार्की जो थी वहाँ पे हेड जो होता था वो हमेशा हेरिडेटरी या फिर सेलेक्टेड होता था. ओके, उसके बाद देयर आर 16 महाजन पदास एक्सप्लेन इन बोथ बुद्धिस्ट टेक्स्ट एंड जैना टेक्स्ट. दोनों में 16 महाजन पदास कहे गए पर देयर इज सम डिफरेंस. ओके, पर इन दोनों के डिफरेंस का लार्जली अगर हम देखेंगे कंपोनेंट तो वहाँ से कुछ स्टेट निकल के आते हैं. तो देखते हैं कौन से वो स्टेट्स है 16 महाजन पदास. सबसे पहले कंबोजा, उसके बाद है गांधारा, देन कुरु, देन पांचाल, देन कोसला, देन मल्ला, विज्जी, अंग, काशी, मगधा, शूरासेन, मत्स्य, अवंती. ये चेतिया जो है इसको छेदी भी कहा जाता है. ओके, छेदी. देन वत्स एंड अशक, इसको दूसरा नाम भी इसको अश्मक भी कहा जाता है. अशक और द अश्मक. और एक इमेज है इसको देखते हैं. अभी यहाँ पे इस इमेज में जो भी महाजन पदास है वो और उनकी कैपिटल दी गई है. ओके, कंबोजा की कैपिटल कश्मीर वाला वो ये वाला रीजन था. उसके बाद गांधारा की कैपिटल तक्षशिला. उसके बाद कुरुक्षेत्र यानी कि हस्तिनापुर. पांचाला एक्चुअल 2 हिस्सों में डिवाइड हुआ था. ओके, तो इसकी कैपिटल जो नॉर्थ में जो पावरफुल थी जिसका नाम था अहित छत्र वॉज द कैपिटल एंड सेकंड कैपिटल वॉज द काम्पिल्य नगर. ओके, उसके बाद मल्ला, श्रावस्ती, देन कोशला, देन काशी,
कोशला के अंडर कपिलवस्तु आता था, जो कि बुद्धा का बर्थ प्लेस। उसके बाद विदेहा, देन वैशाली। वैशाली जो था वो वज्जीज नाम की, जो हमने देखा था कि एक रिपब्लिक था, उसकी कैपिटल थी वज्जी। उसके बाद अंग, उसके बाद मगधा, मगधा की कैपिटल पाटलिपुत्र। देन वत्स, वत्स की कैपिटल कौशुंबी। देन छेदी, छेदी की कैपिटल यहाँ पे, ओके। उसके बाद मत्स्य, मत्स्य की कैपिटल सबको पता है विराटनगर। शूरासेन, शूरासेन की कैपिटल मथुरा। देन अवंती, अवंती जो था इसके 2 कैपिटल्स थे, एक थी उज्जैनी और दूसरी थी महिषापुर, माहिष्मती, ओके। इसको महिषामती भी कहा जाता है और माहिष्मती, माहिष्मती वॉज द सेकंड कैपिटल। पर बाय द टाइम क्या हुआ, उज्जैनी बिकेम द ट्रेड सेंटर एंड अर्बन सेंटर, तो उसके वजह से जो माहिष्मती था जो सेकंड कैपिटल था, इसका इंपॉर्टेंस खत्म हो गया अवंती से, ओके। और जब लास्ट में आते हैं तो लास्ट जो है वो है अश्मक, इसी का दूसरा नाम है अस्सक, और इसकी कैपिटल थी प्रतिष्ठान, यानी कि आज का एक पैठन नाम का सिटी है जो महाराष्ट्र में आता है, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में, ओके। सो दीज वर द कैपिटल्स एंड द महाजनपदास। तो स्लोली हुआ क्या, जो बाकी के महाजनपदास यानी कि कुरु, शूरासेन वगैरह वो सब महाजनपदास जो थे, इनका प्रोमिनेंस कम हुआ, और अवंती एंड मगधा, इन दोनों का प्रोमिनेंस बढ़ा, ओके। और इन दोनों में बाद में कन्फ्लिक्ट शुरू हुए, और स्लोली स्लोली हुआ क्या, जैसे जैसे मगधा में प्रोमिनेंट रूलर्स, किंग्स आते गए, वैसे वैसे अवंती का भी सबडिविएशन चालू हो गया था, और अल्टीमेटली अवंती भी ख़त्म हो गया, और जो फाइनल विनर था वो था मगधा। और स्पेशली मगधा का राइज जो अनक्वेश्चनेबल हुआ था वो हुआ था ड्यूरिंग द मौर्यस, मौर्यस के टाइम पे मगधा का अनक्वेश्चनेबल राइज हुआ था इंडिया में, ओके। तो यहाँ तक हमने देखा आज। अब कल के लेक्चर में इसका नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। सो तब तक थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड।